तो हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 स्टार्ट कर रहे हैं, एचसी वर्मा का एसएचएम। तो जो भी डाउट होगा तुम बताना। ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3। 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखो, a student says that he had applied a force above minus k root x on particle। ये अपने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, उसमें भी पड़ा हुआ है। कह रहा है कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो के पे क्या असर पड़ेगा एंड पार्टिकल मूव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि अगर ये एसएचएम है तो एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, एफ बराबर माइनस के एक्स, मतलब माइनस सी एक्स जैसा होता है। सी द कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि उन्होंने के ले लिया है ना, इसलिए उन्होंने सी ले लिया। ये एसएचएम का इक्वेशन है और इसमें सी कांस्टेंट होता है। इसको इस इक्वेशन से इक्वेट करना है, इक्वेट कर दो तो माइनस के रूट एक्स बनेगा। इससे के की वैल्यू क्या आएगी, इससे के की वैल्यू आएगी सी रूट एक्स आएगी। इसका मतलब ये इक्वेशन एसएचएम तभी हो सकता है जब इस के की वैल्यू इस फंक्शन को गवर्न करे। ये इक्वेशन तभी एसएचएम हो सकता है जब ये के इस फंक्शन को गवर्न करे। तो अब x अगर चेंज होगा तो क्या k चेंज होगा, ऑफ कोर्स चेंज होगा। x इंक्रीज करेगा, k इंक्रीज करेगा, तो x इंक्रीजेस k इंक्रीजेस। तो आंसर इज ए पार्ट। 1 2 3 4 to 6 7 to 9 10। सर 8 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी म्यू। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x बराबर a sin ओमेगा t। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगा, डिफरेंशिएट कर दो तो बनेगा a ओमेगा cos ओमेगा t। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। ये डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा, इस फंक्शन का अगर टाइम पीरियड t है, अगर इस फंक्शन का टाइम पीरियड t है तो कोई पूछे कि इस फंक्शन का टाइम पीरियड बताइए cos स्क्वायर का, तो टाइम पीरियड स्क्वायर आ गया ना, तो t/2 हो जाता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो कोई पूछे न्यू है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ट्वाइस न्यू हो जाएगी। टाइम पीरियड घटा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 तक डाउट। सर ये टाइम पीरियड सेट जो t/2 किया है, मतलब वो डिफरेंशिएट करके किया है? नहीं, वो ग्राफ से होता है ना। अगर ये cos ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा है, cos का ग्राफ ऐसा होता है ना, cos थीटा ग्राफ ऐसे होता है, तो cos स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वैसे बनता है, ऐसे बनता है। नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड यहां से यहां तक था, आपकी बार सेम फंक्शन ही बना ना। पहले टाइम पीरियड ये है, यहां तक, यहां तक। आपकी बार ये बनेगा ना, तो ये टाइम पीरियड घट नहीं गया। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, मान लो ये साइन थीटा ग्राफ है, साइन थीटा ग्राफ है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यहां से लेके यहां तक होगा ना। अगर और साइन स्क्वायर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा। तो इसका टाइम पीरियड ये है, तो कोई पूछे इसका टाइम पीरियड बताइए, दैट इज t/2। नहीं समझ आया? सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक डाउट। 16 17 18 19 20 21। 21 21 क्वेश्चन नंबर 21 20 बताना है। 21 19 करा। वॉल क्लॉक विथ वर्टिकल स्प्रिंग a wall clock use a vertical spring mass system to measure the time। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई रूट एम बाई क्या है ना, इसमें कहीं पे जी है नहीं। एक द क्लॉक एडवांस बाई अ सेकेंड ईच टाइम द मास रीचेस, ठीक है। द क्लॉक गिव करेक्ट टाइम एट इक्वेटर, द क्लॉक इज टेकन टू द पोल, इट विल बी अगेन करेक्ट टाइम देगा, क्योंकि इक्वेटर और पोल पे जाने पे जी में चेंज होता है, जी में चेंज होता है। जबकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं भी जी नहीं है, 2 पाई रूट एम बाई क्या है, तो नहीं चेंज होगा।
सिंपल पेंडुलम में चेंज होता है क्योंकि 2 पाई रूट एल अपान जी होता है। एल अपान जी आ गया, जी वैरी करेगा तो चेंज होगा। ये 2 पाई रूट एम बाई क्या है तो नहीं चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द फ्री एंड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ बॉक्स। द बॉक्स इज टेकन to height and the pendulum is oscillate. When the bob is at a lowest position, the box is released to fall freely. As seen from the box during the period, the bob will. A free end of simple pendulum is attached to the ceiling of box. The box is taken to a height and pendulum is oscillate. When the bob is at its lowest position, the bob is released to fall freely. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी भी होगी और ये बॉक्स में अब अगर तुम बॉक्स को रिलीज कर दोगे तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो जाएगी। जी इफेक्टिव विल बी 0 क्योंकि रिलीज करोगे बॉक्स को छोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगा ना, जी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो जी डाउनवर्ड हो गया, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड हो गया। बट जी इफेक्टिव जी माइनस जी दैट इज 0, अभी 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक ऐसे स्पेस में हो जहां पे जी 0 है। मतलब अगर इसके अंदर तुम बैठे हो तो तुम ये कहोगे कि इस फ्रेम में जी इफेक्टिव 0 है, जी है ही नहीं है। तो एक ऐसे प्लेनेट की कल्पना कर रहे हो जहां पे जी नहीं है। तो एक ऐसे प्लेनेट पे बैठ जाओ जहां पे जी हो ही ना, और एक पार्टिकल है उसको वेलोसिटी भी तुम दे दो रस्सी से बंधा हुआ, तो पार्टिकल क्या करेगा? ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, घूमता रहेगा। तो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। इवन चाहे इस भी की वैल्यू कुछ भी हो, इस भी की वैल्यू 0 से भी हल्का से ज्यादा होता तभी भी ये सर्कुलर मोशन करता रहता। तो विल गो इन सर्कुलर पाथ। और इसको तुम सूडो फोर्स से और अच्छे समझ सकते हो। भाई इसके फ्रेम में जाओगे तो mg कैसे दिखेगा? डाउनवर्ड दिखेगा। सूडो फोर्स कैसे दिखेगा? ऊपर क्यों दिखेगा? mg। तो mg से mg कट गया। तो एक पार्टिकल है जिससे रस्सी बंधी हुई है v वेलोसिटी से, तो रस्सी का डायरेक्शन t आएगा और t बराबर किसके होगा? mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जैसा हो जाएगा। जैसे कि एक रस्सी से पकड़ के, एक पार्टिकल को रस्सी से पकड़ के तुम ऐसे घुमा रहे हो और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो कम स्पीड दोगे तभी भी ऐसे घुमाना, देखना घूमता रहेगा। वो झुक इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। जी नहीं होता ना तो ऐसे ही घूमता रहता। धीरे धीरे स्पीड में देते, धीरे स्पीड देते, कम स्पीड देते तो धीरे धीरे से घूमता रहता। तेज देते तो जल्दी घूमेगा, बट वो घूमेगा। तो वर्टिकल प्लेन में वो ऐसे घूमता रहेगा, वट एवर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कुछ भी होगा वो घूमता रहेगा। इसके बाद डाउट हो तो बताओ। ऑब्जेक्टिव 2 1 से लेके 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी। A simple harmonic motion is necessarily periodic. A periodic motion is necessarily oscillatory. देखो पहली बात, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक तो होना, इसमें टाइम पीरियड आता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसका ये पार्ट तो सही होना ही चाहिए। इसका बी पार्ट, अब डिफिनीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नेसेसरली ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी होता है 2 एंड फ्रो मोशन होता है। एंड ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली पीरियोडिक, ये जरूरी नहीं है। ऑसिलेटरी सिर्फ 2 एंड फ्रो होता है, ऐसे जाए फिर धीरे धीरे आए, पहले ऐसे तेजी से बाद में धीरे धीरे, टाइम पीरियड चेंज होने लगे। अब पीरियोडिक मोशन नेसेसरी ऑसिलेटरी, ये भी नहीं सही है। पीरियोडिक मोशन तो ये भी तो मोशन होता है, ये ऑसिलेटरी थोड़ी है। इसका आंसर क्या दे देखो तो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
कि suppose that tunnel is dug along the diameter of earth, a particle is dropped from a point a distance h directly above the tunnel. The motion of particle as seen from the earth. A particle dropped from a point at a distance h directly above the tunnel. तो इसमें क्या होता है, देखो अब चूंकि ये क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, जब तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अब देखो क्या होता है, अगर ये टनल के से h हाइट से छोड़ा है, इसने यहां से छोड़ा है, तो इस पार्टिकल का जो मोशन यहां से यहां के बीच में होता है, इस बीच में होता है। ये पीरियोडिक है बट एसएचएम नहीं है, लेकिन जब वो इस बीच में चलेगा, इस बीच में चलेगा, इस बीच में, तो एसएचएम हो जाता है यहां तक। अब एनर्जी कंजर्वेशन से जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी वो इधर जाएगा, इस इधर कर देगा, फिर वापिस लौटेगा। तो इसका मोशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इस बीच में, इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के बीच में ऐसे घूमेगा। तो ये जो मोशन होगा दैट इज पीरियोडिक, दिस मोशन इज एसएचएम, दिस इज पीरियोडिक। तो पूरा मोशन पीरियोडिक हो जाएगा, बट एसएचएम इसलिए नहीं होगा क्योंकि एसएचएम सिर्फ इस पार्ट में, इस पार्ट में नहीं होता, क्योंकि इस पार्ट में एक्सेलरेशन एक्स के लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस पार्ट में एसएचएम एक्स के लीनियर नहीं होता है, 1/x² के प्रोपोर्शन जाने लगता है। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, पैराबोलिक मोशन, पीरियोडिक मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। इसका आंसर सी होगा एंड डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12th में कह रहा है कि द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो स्क्वायर का फॉर्म है ना, इसको चेंज कर लो तुम साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में चेंज कर लो, तो तुम कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू लिखती हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी, दिस वन इज 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। अब उठा के तुम्हें यहाँ पे प्लेस करना होगा, यहाँ प्लेस कर दो, तो x की वैल्यू बनेगी x0/2 1 - cos 2 ओमेगा t, ऐसा लिखेंगे। अब इसको तुम इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो बन गया क्या, x - x0/2 बराबर -x0/2 cos ऑफ 2 ओमेगा t। तो ये एसएचएम का मोस्ट जनरल इक्वेशन है, लिखा गया था x - x मीन बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ठीक है, ये a cos ओमेगा t है, क्या फर्क पड़ता है, sin ओमेगा t प्लस पाई/2 बन गया होगा। तो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ये है x0/2 इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इज x0/2, इसमें तो कहीं नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी, अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा पे 2 ओमेगा प्लेस करेंगे, देन दिस इज π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड इज π/ओमेगा। तो आंसर इज डी पार्ट। 13, 14, 15, 16 एक्सरसाइज में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, नाइन्थ में कह रहा है 10. द पेंडुलम ऑफ द Ninth. क्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय द स्प्रिंग मास सिस्टम विद द स्प्रिंग हैविंग द स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, व्हाट मास शुड बी अटैच्ड टू द स्प्रिंग। अच्छा पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो क्या लिखोगे 2 सेकेंड इक्वल्स टू 2π√m/k, बस सॉल्व करो तो मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 10 में कह रहा है कि a block suspended from a vertical spring in equilibrium so that extension of the spring equal to the length of equivalent simple pendulum, a pendulum having frequency same as that of block
अच्छा कह रहा है कि सो दैट पेंडुलम का टाइम पीरियड और स्प्रिंग ब्लॉक का टाइम पीरियड दोनों को सेम प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है, और सिंपल पेंडुलम के क्या होता है, 2 पाई रूट एम बाई के होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो एक्सटेंशन है इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे जो एक्सटेंशन होता है कि एक्स बराबर एम जी, वट इज एक्स, एम जी अपान के। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, के एक्स एम जी को बैलेंस करेगा, तो एक्स इज एम जी अपान के, तो एम जी अपान के ये इलांगेशन है, और यही उन्होंने कहा कि एल के बराबर है, तो यहाँ से एम अपान के की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एल अपान जी, उठा के यहाँ प्लेस कर दो, दिस इज 2 पाई रूट एल अपान जी। प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11। अरे जब तुम्हारे से कहा जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या दिमाग में आता है जी, पहले जो दिया गया होता है उसको लिखो। क्या इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है सबसे पहले उसको नोट करो, जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबसे पहले उसको नोट करो, तो नोट करो के की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, नोट करो। फिर अगला क्या होता है, तरीका सॉल्व करने का, तरीका नहीं, अगला स्टेप क्या होता है, पता करो कि कौन सा फॉर्मूला इन्वॉल्व है सॉल्व करने में, तो उस फॉर्मूले को नोट करो कि कौन सा फॉर्मूला इन्वॉल्व है। फॉर्मूला नोट करने के बाद अब खोजो कि जो डेटा दी गई है उसमें से कौन सा डेटा इसमें यूज होने जा रहा है, और उस डेटा को पता करो कि कहां से आएगा। फॉर्मूले में कोई वैल्यूज है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है दिए गए वैल्यूज में, तो जो वेरिएबल्स है उसको पता करने के लिए किसी दूसरे फॉर्मूले का यूज करो कि क्या ये उससे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है। ये कोई क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 11 बताऊं, बोलो। Yes, sir. A block of mass 0.5 kg hanging from the vertical spring executes simple harmonic motion of amplitude 0.1 m. The time to इतना, the find the maximum force exerted by the spring on the block is, स्प्रिंग का मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। देखो डायग्राम बनाओ, इसका क्वेश्चन 11 डायग्राम बनाओ। ब्लॉक ऑफ मास इतना केजी, वर्टिकल स्प्रिंग एम्पलीट्यूड 0.1, टाइम पीरियड इतना, तो इस तरीके से दिखाएंगे। ये ब्लॉक है तो इसका नेचुरल लेंथ होगा कहीं, फिर इसका मीन पोजीशन होगा, फिर इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। 0.5 kg है ना, तो अगर ये 0.5 kg है तो पता कर लो कि पहले मीन पोजीशन कहाँ पे, पहले इसका मीन पोजीशन कहाँ पे है, मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, एक्स बराबर एम जी अपन के होगा कि एक्स बराबर एम जी, एक्स और एम जी अपन के, तो एक्स ये है, ये होगा मीन पोजीशन की दूरी, तो एक्स कितना आएगा, एम जी, एम कितना है 0.5, जी कितना 10 और के कितना है, के क्वेश्चन में यहां से जाएगा, इस टाइम पीरियड से जाएगा, टाइम पीरियड 0.314 2 पाई रूट एम अपान के, एम 0.5 है अपान के। अच्छा ये 3.314 को तुम लिख सकते हो 0.1 पाई लिख सकते हो, ये 0.1 पाई की वैल्यू है, स्क्वायरिंग कर दो इसको स्क्वायरिंग करोगे ताकि के की वैल्यू सॉल्व होके आ जाए, तो 0.1 पाई का स्क्वायर तो बनेगा 0.1 बनेगा, क्योंकि पाई का स्क्वायर इज 100 और 0.01 नहीं, पाई का स्क्वायर इज 10, तो 0.1 बनेगा। इधर से क्या बनेगा, पाई से पाई कट गया ना यहाँ से, तो स्क्वायरिंग कर दो तो 0.01 बनेगा इक्वल्स टू 4.5 अपन के। अरे ठीक है, यहाँ से के आ गया ना, इस के को उठा के यहाँ रख देना, यहाँ पर रख देना, यहाँ से ये x1 आ जाएगा, ये x1 है मान लो, ये x1 आ गया, ये के यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा तुम्हें, और ये बन गया x1 तुम्हारा, ये बन गया x1, और ये तुम्हारा मीन पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन। एम्पलीट्यूड कितना है 0.1, इसका मतलब ये है 0.1, ये है 0.1। तो पूछा कि मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, F बराबर के इंटू के कितना है आ गया वहां से ना, के इंटू एक्स। अच्छा मैक्सिमम इलॉन्गेशन, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, इस एक्सट्रीम तक आएगा, तो ये दूरी x1 है, ये 0.1 है, दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, x1 प्लस 0.1, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स गिवन बाई this spring on this block. Question number 12.
13, 14, 15, 16, पूछना जरूर। 14 सर 16 का एफ। सर 15। एक काम करो, 16 का ज्वाइन एफ करो, पार्ट। दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। 14 में कह रहा है कि a small block of mass m is kept on the bigger block of mass capital M which is attached to the vertical spring of spring constant K as shown in the figure. The system oscillates vertically. Find the resultant force on the smaller block when displaced through a distance x above equilibrium position. अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर x दूरी पे होगा तो पार्टिकल ऐसे परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट के अपान एम। तो अंडर रूट के अपान एम क्या है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन क्वेश्चन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा पता चल गया, प्लेस कर दूंगा। अब कह रहा है किस ब्लॉक पे फोर्स पूछ रहा है? फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ऊपर वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये पार्ट का आंसर बता रहा हूँ, एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वाला ए उठा के प्लेस कर दो, ये वाला ए उठा के प्लेस कर दो, आ गया आंसर। ओमेगा यहाँ पे रख दो, आंसर मिल गया। बी पार्ट, फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? एक काम करते हैं, एक्स एबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, एबव है, इक्विलिब्रियम के एबव है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है मान लो, और पार्टिकल यहाँ पे है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। तो बी पार्ट का बना रहा हूँ, स्मॉल एम केवीडी बनाओगे, एन ऊपर की ओर दिखाओगे, एम जी नीचे की ओर दिखाओगे, और नेट फोर्स पावर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम जी माइनस एन टुवर्ड द ना ब्लॉक यहाँ पे है, और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो मीन पोजीशन की तरफ होगा ना, मतलब नीचे कर होगा। तो एम जी माइनस एन बराबर मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैग्नीट्यूड लिखोगे, मैग्नीट्यूड माइनस साइन अपने आप ही एडजस्ट हटाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लिखो, क्योंकि डायरेक्शन तूने मान लिया, एक बार डायरेक्शन मान लिया तो फिर मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे। लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तुम क्या करोगे? ओमेगा उठा के यहाँ पे रख देना, एन सॉल्व किया जाएगा। सी पार्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद द टू ब्लॉक मे एंड ऑसिलेट टुगेदर। दोनों ब्लॉक, तुम याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था कि कहा था ना, आईडी क्वेश्चन है, ऐसे रखा था हाथ पे और एक ब्लॉक रखा था, कहा था एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताइए ताकि हाथ से छूट जाए, दैट कॉन्टैक्ट वही कह रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर विद द टू ब्लॉक मे ऑसिलेट टुगेदर। और उसकी वैल्यू लिखे थे हम लोग कि एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखे थे जी के बराबर आया था, ठीक है, और जी को इसमें लिखा था ओमेगा स्क्वायर ए। ए की वैल्यू आएगी जी अपान ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू यहां से उठा के प्लेस कर देगा, आंसर मिलेगा। 14 बाद क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, डाउट होगा बीच में तो बताना जरूर। 15, 16, 16, 15। कौन सा? 15। 15th में कह रहा है कि द टू ब्लॉक ऑफ मास m1 shown in the figure is fastened to the spring block of mass m2 placed against it. Find the compression of spring in the equilibrium position. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंप्रेशन बताया, तो स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा और नेट फोर्स m1 प्लस m2 जी साइन इधर काम करेगा। तो ये पार्ट का आंसर क्या लिखोगे? kx की वैल्यू होगी मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे m1 प्लस m2 जी साइन थीटा। बस एक्सप्रेशन सॉल्व कर दो, आ गया ये पार्ट का आंसर। बी पार्ट, द ब्लॉक आर पुश फर्दर डिस्टेंस 2 upon k against the spring and release. Find the position where the two block separates. दोनों ब्लॉक कहाँ पे सेपरेट होंगे? तो दोनों ब्लॉक वहां पे सेपरेट होंगे जहां पे एक्सेलरेशन जी साइन थी नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। ओके, इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेता हूं, देखो। और व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो एक सेकेंड, पहले पार्ट में कह रहा है कि ऑप्शंस मैं रीड कर ले रहा हूं। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये नेचुरल लेंथ है और ये मीन पोजीशन है।
और ये x1 है। तो तुमने क्या लिखा, स्प्रिंग फोर्स इज kx1 इज बैलेंस बाई m1 प्लस m2 g साइन थीटा। भाई स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा और दोनों का वेट इधर काम करेगा, इससे x1 की वैल्यू आएगी m1 प्लस m2 g साइन थीटा डिवाइड बाई k। अब क्या किया गया, इस ब्लॉक को फर्दर 2 अपान k m1 प्लस m2 g साइन थीटा शिफ्ट किया गया। 2 अपान k m1 प्लस m2 g साइन थीटा है ना, ठीक है। मतलब x1 और शिफ्ट किया गया, मतलब ना शिफ्ट करके छोड़ा गया, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इस मीन से इसकी दूरी 2x1 के बराबर है। तो इसी का तो ट्वाइस ना शिफ्ट किया गया, इसी का तो ट्वाइस शिफ्ट किया गया, देखो 2 अपान k, ठीक तो है। फिर पूछ रहा बी पार्ट में, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट्स। अच्छा, इसके बाद एस सी वर्मा सब कोई रखा रहेगा, ठीक है, और मॉड्यूल किताब अपने हाथ में रखे रहोगे। और एक और काम करता हूं मैं इस पीडीएफ, अब क्या रहा है देखो, फाइंड द पोजीशन वेयर द टू ब्लॉक सेपरेट। दोनों ब्लॉक सेपरेट कहां पे होंगे, जहां पे नॉर्मल डायरेक्शन 0 होगा। व्हाइट बोर्ड पे चलता है। अब ब्लॉक को यहां पे, दोनों ब्लॉक को यहां पर रख के छोड़ दिया, तो दोनों ब्लॉक ऊपर को भागेंगे, ऊपर को भागेंगे, ऊपर को भागेंगे। जब ऊपर को भागेंगे तो एक्सेलरेशन ऊपर को होगा, और नॉर्मल रिएक्शन 0 कहां पे होगा, इसके बीच में n 0 कहां पे होगा। चलो m2 की एबीडी बना लेते हैं। m2 की अगर एबीडी बनाते हो, m2 की एबीडी बनाते हो तो m2g साइन थीटा इधर दिखाओगे, इधर दिखाओगे, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को दिखाओगे, और इसी को 0 करना है तुम्हें। अगर m2 की एबीडी बनाते हो तो इस ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को दिखाओगे, इस ब्लॉक से n ऊपर, और इसका वेट mg साइन थीटा नीचे दिखाओगे, और इसको 0 जहां पे होगा वहीं पे, जहां पे 0 होगा वहीं पे ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा। इस पे लिखेंगे F बराबर m, तो क्या बनेगा m2g साइन थीटा बराबर m2 इंटू a, देन व्हाट इज एक्सेलरेशन, दिस इज g साइन थीटा। m2 से m2 कट जाएगा, तो जहां इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g साइन थीटा होगा वहीं पे ये इसको छोड़ने जा रहा होगा, छोड़ने जा रहा होगा, जा रहा होगा का मतलब है दोनों का एक्सेलरेशन शुरू में तो सेम रहेगा, जब तक दोनों साथ में रहेंगे तब तक सेम रहेगा, और जैसे ही दोनों ने एक्सेलरेशन इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में सेपरेशन शुरू हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन कहां पे होगा, डायरेक्शन की तरह एक्सेलरेशन का नीचे की ओर है ना, देखो अगर ये फोर्स नीचे की ओर है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये मीन पोजीशन के दो एक्सट्रीम होगा, एक एक्सट्रीम इधर होगा और एक एक्सट्रीम इधर होगा, इधर। तो ये ब्लॉक, ये जो सिस्टम है, इस एक्सट्रीम इस मीन के बीच में होगा तब सरफेस छूटेगा एक दूसरे से, कि इसके और इसके बीच में होगा तब कांटेक्ट छूटेगा। तो जब इसके बीच में होगा तब छूटेगा, क्यों, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होना चाहिए, और एक्सेलरेशन एसएचएम में हमेशा मीन की तरफ होता है। तो अगर ये मीन है, अगर ब्लॉक यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ऊपर करोगा, और जब ब्लॉक यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन नीचे करोगा, तो इस रीजन में कहीं ना कहीं छूटेगा। और एसएचएम का एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर x2 लिख लो एक्सेलरेशन, ये बराबर किसको होना चाहिए, g साइन थीटा के, g साइन थीटा के, वहां पे कांटेक्ट छूट जाएगा। ओमेगा किसके बराबर था, √k अपान m1 प्लस m2 into x2, then what is x2, तो x2 is m1 प्लस m2 g साइन थीटा डिवाइड बाई k। तो इस पोजीशन पे जाके वो कांटेक्ट को छोड़ेगा। मतलब पता है क्या, ये इसी के द्वारा बराबर है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, ये तो मीन पोजीशन है। इसका मतलब कि जहां पे मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन, सिस्टम वहीं पे कांटेक्ट पे छोड़ देगा। इसके बाद क्या रहा है, इसका सी पार्ट देख लेना तुम अपने पीडीएफ में। करा व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के टाइम पे कॉमन स्पीड बताइए। तो ये मीन पोजीशन ही तो है, मीन पोजीशन पे ही तो कांटेक्ट छूट रहा है। अब मीन पोजीशन पे याद करो स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एंड दैट इज ए ओमेगा। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना होगा, अच्छा मीन पोजीशन और एक्सट्रीम की बीच दूरी एम्पलीट्यूड कहलाती है, तो एम्पलीट्यूड 2x1 के बराबर है, 2x1 के बराबर एम्पलीट्यूड है, तो 2x1 इंटू ओमेगा क्या है, √k अपान टोटल मास m1 प्लस m2, और x1 ये है ना, उठा के इसमें रख देना, आंसर दे देगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बताना। सर 15 के बी में उसमें लिखा है लेटरल लेंथ पे छोड़ेगा कांटेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम सही कह रहे हो। ये कितना आया है? बी पार्ट ना सॉल्व करने के बाद आया था दिस वन x2। x2 का मतलब क्या है? मीन पोजीशन से दूरी। मीन पोजीशन से दूरी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मीन पोजीशन है ना, तो मीन पोजीशन से दूरी इसके बराबर आना चाहिए, और ये आपस में इक्वल है ना। देखो ये और ये इक्वल है, तो सही है। मीन और एक्सट्रीम के बीच में होगा, और किधर होगा? ऊपर पर होगा। कितना दूरी पर होगा? इतनी दूरी पर होगा। और ये दूरी नेचुरल जाएगा ना इसके ऊपर। x2 जो डिस्टेंस होता है वो मीन से दूरी होती है। हमने गलती से नेचुरल से दूरी ले ली है, तो मीन से दूरी होती है ना, a बराबर ओमेगा स्क्वायर x मैक्स मीन से दूरी होती है, ठीक है। तो कहाँ छोड़ेगा? नेचुरल पे छोड़ेगा, ये नेचुरल लेंथ पे ही छोड़ेगा, ठीक है। और अब ये तब फिर गलत हो गया, सी पार्ट में गलती हो गई। सर ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कर लेंगे। तो वो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा आएगा अंडर रूट के अपान m1 प्लस m2। एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड 2x1 के बराबर है ना, तो 4x1 का स्क्वायर बनेगा। और x किसके बराबर है? मीन से दूरी होनी चाहिए नेचुरल लेंथ की, दैट इज x1। तो 3x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू के, और x1 उठा के रख देना। तो आंसर में 3 का टर्म दिखना चाहिए, √3 का टर्म, ठीक है। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का ई और एफ पार्ट। 16 में कह रहा है कि k की वैल्यू इतनी है, m इतनी है, f इतनी है, फाइंड द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम। पहले डेटा सारा लिख लो, तुम जो भी क्वेश्चन उसका डेटा लिखो। 16 का डेटा लिखो। ये सब सॉल्व करने के तरीके हैं जो मैं अभी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे f दिखा दो, m दिखा दो, k दिखा दो। k की वैल्यू है 100 लिखो। सब देखो, जैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सारा डेटा पहले लिखा जाता है। m 1 kg, f है 10 न्यूटन। पूछ रहा है फाइंड द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये निकल जाएगा ना, f बराबर kx कर देना। कौन सा बताना है? E और F ना? यस सर, ई एफ। E कह रहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट अ लोएस्ट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऊपर से है ना, शार्प ब्लो गिवन बाय सम एक्स्ट्रा एजेंट impart स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टू द ब्लॉक टुवर्ड द लेफ्ट। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिल गई। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, बट ये कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है। राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इस एक्सट्रीम पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ठीक है। ये मीन है, मीन और एक्सट्रीम की बीच की दूरी एम्पलीट्यूड कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। और मीन पोजीशन की जो स्पीड है 2, दैट इज ए ओमेगा। तो ए ओमेगा होता है अंडर रूट के अपान m। कहा था ना कि टाइम पीरियड पे कांस्टेंट फोर्स का असर नहीं पड़ता है। तो ओमेगा अंडर रूट के अपान के क्या है? 100। मास क्या है? 1 के बराबर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? यहां से 10 आएगा, ये 2 है, तो 2/10, 2/10 इज 0.2। लेकिन मीन पोजीशन की जो दूरी होगी नेचुरल लेंथ से, वो कितनी दूरी ये भी निकालना पड़ेगा। ये x1 है मान लो, तो ये 100 है, इधर से kx आएगा, इधर से 10 का फोर्स, इधर से kx। मीन पोजीशन में नेट फोर्स 0, तो क्या लिखोगे? 10 बराबर k कितना है? 100 इंटू x1। x1 इज व्हाट? इट इज 0.1। तो नेचुरल लेंथ से इस एक्सट्रीम की जो दूरी होगी वही स्प्रिंग का इलॉन्गेशन होगा। नेचुरल लेंथ से एक्सट्रीम की दूरी, तो ये दूरी किसके बराबर है? 0.2, और ये दूरी किसके बराबर है? 0.1। तो 0.2 प्लस 0.1, दिस इज 0.3।
पूछा स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना है 100, एक्स कितना है 0.3 का स्क्वायर, देन वैल्यू इज 0.0992, इट इज 4.50, द आंसर इज 4.50, दिस इज द ऑप्शन ऑफ ई। बात करेंगे एफ। एफ में कह रहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अ ब्लॉक एट द राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम पता करना है, ठीक है। तो राइट एक्सट्रीम का मतलब है कि ये मीन पोजीशन है, तो एक्सट्रीम दो होता है, मीन के इधर और मीन के इधर, तो इधर वाला एक्सट्रीम मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एम्पलीट्यूड 0.1 का ना, एम्पलीट्यूड 0.2 का है, तो अगर ये 0.2 है इस मीन से, तो इस मीन से इधर 0.2 और होगा, x1 0.1 के बराबर है, तो नेचुरल लेंथ से इस एक्सट्रीम की दूरी क्या होगी, नेचुरल लेंथ से इस एक्सट्रीम की दूरी होगी 0.1, ठीक है। देन हाफ के इंटू 0.1 का स्क्वायर, देन वैल्यू इज 1/2, तो 0.50। 16 के बाद 17, 18, 19, 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम है, ये 90 है 45, एक इजी है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और 19 का जैसा पैटर्न है और क्वेश्चन नंबर 20 का पैटर्न एकदम सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो जैसे मैं 19 अटेम्प्ट करूंगा 20 भी तुम वैसे ही अटेम्प्ट करना, आंसर आ जाएगा। पूछा है टाइम पीरियड बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये 90 डिग्री है, तो क्या किया था इसको सिमेट्रिकली, इसको जब तुम ऑसिलेट कराओगे ना ऐसे ऐसे प्रेस करके छोड़ दो, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, एकदम बाइसेक्टर में ऑसिलेशन करेगा एसएचएम। ये नहीं कि ऐसे करके छोड़ दिया तब एसएचएम नहीं करेगा, एसएचएम बाइसेक्टर पे करोगे ना, बाइसेक्टर पे, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर पे ऐसे सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट दोगे, अंडरलाइन है सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड एसएचएम टू दिस ब्लॉक। तो सिमेट्रिकल मतलब ऐसे ऐसे डिस्प्लेस में छोड़ देता है, ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब पूछ रहा टाइम पीरियड बताइए। तो इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे, ये ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे। अब इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे, जब इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे k × x का, लेकिन ये भी तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, जब स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा तो ये स्प्रिंग ऐसे आ जाएगा, ये स्प्रिंग यहाँ आ जाएगा, ये स्प्रिंग यहाँ आ जाएगा, तो ये स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा, दैट इज kx1, लेकिन आपकी बार इलास्टिसिटी इसका अलग होगा, और ये सिमेट्रिकली सेम फोर्स लगाएगा, ये और ये स्प्रिंग इस पे सिमेट्रिकल फोर्स लगाएंगे, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में इलास्टिसिटी एग्जैक्टली सेम आएगा। गुड, बट डिस्प्लेसमेंट x इज वेरी वेरी स्मॉल, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, लिखा होगा स्लाइटली, अंडरलाइन स्लाइटली। तो अगर ये स्लाइट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, x बहुत स्मॉल है, तो तुम मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये पूरा मतलब ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, तो अगर इसको बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये भी एंगल ना 90 ही रहेगा, अप्रोक्सीमेट 90 रहेगा। देखो अगर इसको ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगे तब जाके एंगल चेंज होगा, एकदम हल्का सा अगर ऐसा है इस तरीके से और इसको यहाँ कर दो, एकदम बगल में कर दो, और तब ऐसे बनाओ ऐसे, और तब कोई पूछे ये वाला एंगल लगभग 90 रहेगा। अगर ये एंगल लगभग 90 है तो आधा एंगल अगेन 45 रहेगा, तो ये वाला एंगल अगेन 45 डिग्री रहेगा, ये भी एंगल अगेन 45 डिग्री रहेगा। तो इस ब्लॉक पे एक स्प्रिंग फोर्स ये है, एक ये है, एक ये है, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, नेट फोर्स kx प्लस इसका इधर कंपोनेंट दैट इज kx1 cos 45 डिग्री, इसका ट्वाइस कर लिया, ये भी इधर आएगा तो ट्वाइस बन गया, और ये नेट फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट तुम इधर दियो ना, इधर दियो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, तो माइनस m इंटू ए कर दिया, माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम इधर दे रहे हो, फोर्स लग रहा है उल्टा, डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स है इधर, तो माइनस m दिखा दिया। अब देखो यहां से बनेगा kx, यहां से बनेगा 1/√2, तो √2 लगेगा तो बनेगा √2 kx1 बराबर माइनस m, लेकिन अभी a को x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो x1 को भी x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा a x के टर्म में आएगा, तब कंपेयर करोगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तब जाके ओमेगा आएगा, देन टाइम पीरियड आएगा। तो अब आपको x1 और x में रिलेशन निकालना पड़ेगा, x1 और x में रिलेशन कितना है,
तो देखो कैसे निकलेगा। इसके लिए मैं इस ट्रायंगल को बनाऊंगा, इस ट्रायंगल को बनाऊंगा, इस ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए मैंने, देखना सही से, देखो ये दूरी x के बराबर है, ये दूरी देखो x है। और एक और बात, ये वाला एंगल अभी तुमने प्रूफ किया है कि अप्रोक्सीमेट 45 है, और ये भी एंगल अप्रोक्सीमेट 45 है। तो अगर ये एंगल बराबर है ना, ये मेथड ध्यान रखना, पूरा स्टेप ही ऐसे याद करना पड़ेगा। स्टेप 1 दिस वन, एंड दिस इज स्टेप 2, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 20 था उसमें भी यही करना है तुम्हें। वो 120 था ना, तो 60 रहेगा, तो यहाँ पे 60 आएगा, x1 रहेगा, फिर x1 पता करेंगे तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा। ये दूरी x है। अच्छा यहाँ पे अगर ये 45, ये 45 है, तो ये लेंथ, ये और ये आपस में पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल। अगर ये एंगल बराबर हो गया तो ये पैरेलल होंगे। अब कोई पूछे कि दो पैरेलल लाइन की बीच की दूरी बताइए कौन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो क्या किया जाता है, एक एंड को आपस से मिला देते हैं और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो लेंथ है ना, दिस इज द एक्स्ट्रा लेंथ, इतना ही लेंथ ज्यादा है। तो ये लाइन, ए लाइन अप्रोक्सीमेट पैरेलल है, क्योंकि ये भी एंगल बराबर है। तो एक एंड को आपस में मिला देंगे, तो यहाँ पे देखो एंड मिला हुआ है, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे। तो कहते हैं कि ये जो लेंथ है इससे इतना ही ज्यादा है, और ये तो नेचुरल लेंथ पड़ा हुआ है, ये तो नेचुरल लेंथ पड़ा हुआ है, तो ये नेचुरल लेंथ है। तो ये स्प्रिंग कितना ज्यादा है इससे वही इलोंगेशन है, तो कितना ज्यादा, तो इतना ज्यादा है, तो दिस लेंथ इज x1, इलोंगेशन x1। अब इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x है, ये 45 है, तो पूछे x1 कितना आएगा, तो x1 इज x cos 45 डिग्री। अब उठा के x में लिखोगे x cos 45 डिग्री, तो जब x1 को यहां प्लेस करोगे x cos 45 डिग्री, तो 1/√2 कट कर देगा, तो ये बनेगा kx, कट ट्वाइस बन जाएगा, फिर बनेगा माइनस एम ए, देन व्हाट इज a, और सबको x के टर्म में लिखना है, x1 के टर्म में नहीं लिखना है, x के टर्म में, क्योंकि इस ब्लॉक का जो SHM हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट ये वाला यूज करेंगे, ना कि ये वाला। तो ये बराबर क्या बन गया, -2k/m into x, दिस इज SHM इक्वेशन, a बराबर -ω²x। उन्होंने क्या पूछ रखी है, फाइंड टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज 2π/ω, तो 2π/ω, ओमेगा आएगा √2k/m, देन m/2k, दिस इज आंसर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसके पैटर्न को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तुम्हें वैसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पीडीएफ में दिख रहा होगा तो 120 डिग्री लिखा हुआ है इसमें, 45 इज रिप्लेस बाई 60 डिग्री, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 24 कह रहा है, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पुली हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया i अबाउट इट एक्सेस देन स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर इट, ठीक है। 24 24 में कह रहा है, सर हाँ एंगल वाला पार्ट उसमें फिर से बता दिए सर, मैंने बोलने की कोशिश की थी लेकिन क्या कह रहा हूँ, नाटक का 24 इस ब्लॉक का मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मोमेंटम से आई है, पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड होता है। अच्छा एक और चीज, मैं 1000 बार बता चुका हूं कि कांस्टेंट फोर्स का असर टाइम पीरियड पे नहीं पड़ता है।
लीनियर एसएचएम के टाइम पीरियड पे कांस्टेंट फोर्स का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहां पे mg नहीं होता ना, अगर mg नहीं होता और इस स्ट्रिंग को मतलब मैं सिलेक्ट, अभी एक सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड पे mg का बस एक ही फायदा है, पता है क्या, इस रस्सी को हमेशा टाइट रखेगा, क्योंकि ये रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दोगे छोड़ देगा तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, इससे ज्यादा कोई काम नहीं mg का। mg कांस्टेंट फोर्स है, उसका काम कभी भी टाइम पीरियड पे असर नहीं दिखाता। तो ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे जिसमें लीनियर एसएचएम होगा, एक लाइन में एसएचएम होगा, अंडरलाइन एक लाइन में एसएचएम होगा, तो उस केस में mg की फैक्टर भूल जाओ, नहीं जानता mg क्या। ग्रेविटी फ्री स्पेस मान के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस मान रहे हो तो जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है एक्चुअल में वही कहलाएगा मीन पोजीशन, वही कहलाएगा मीन पोजीशन। भाई mg है नहीं क्योंकि x को बैलेंस करेगा, तो नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन कहलाएगा। अब इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दो, इस ब्लॉक को यहां लेके जाओ, तो जब ब्लॉक को यहां लेके जाओगे तो इसका टेंशन t दिखेगा ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट नीचे दियो, इस ब्लॉक की एवढी बनाओ, क्या लिखोगे, t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन t ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट तुमने नीचे दिया है ना, तो एक माइनस साइन लगा लो, भाई t ऊपर है डिस्प्लेसमेंट तो नीचे दे रहा हो। हालांकि माइनस अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस से मान लेते हैं कि माइनस है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं, तो माइनस t बराबर m लिख लिया। ठीक, अच्छा अगर यहां टेंशन, अब मैं इस एबीडी से इसको हटाता हूं, इस टर्म को हटाता हूं, इस रस्सी को वहां लेके चलता हूं, ऐसे बना लिया। अच्छा अगर इस यहां का टेंशन टी है तो ये पूरा का पूरा टेंशन यहां तक टी आएगा, लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो यहां का टेंशन बदल जाएगा, दैट इज T1। अच्छा अगर ये ब्लॉक x दूरी नीचे भागेगा तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन भी तो x ही होगा, क्योंकि जितना ये पॉइंट नीचे जाएगा उतना ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन भी वही होगा। तो स्प्रिंग का इलोंगेशन अगर x हुआ तो ये जो T1 की वैल्यू हुई दैट इज kx, भाई इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स से आएगा, दैट इज kx। अगर ये पॉइंट ऊपर x जा रहा है तो यहां का टेंशन क्या डेवलप होगा, T1 बराबर k इंटू एक्स। अच्छा एक और बात, एक्सेलरेशन को जब तक तुम x के टर्म में लिखोगे नहीं, x के टर्म में लिखोगे नहीं, तब तक आप एसएचएम बता नहीं सकते, ओमेगा का टर्म, ओमेगा की वैल्यू बता नहीं सकते। तो कुछ अब दिमाग लगाना है कि इस t में, इस T1 में एक रिलेशन स्टेब्लिश कर ले। अगर इस t और T1 में रिलेशन मिल गया तो उससे मुझे x मिल जाएगा, x मिल गया t के टर्म में, t x के टर्म में मिल गया, उठा के रख दूंगा, a x के टर्म आ गया, आंसर आ गया। ओके, अच्छा किसी टाइम पे अगर ब्लॉक x दूरी पे है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये होगा, दैट इज ए, और ये पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। भाई नीचे वाला ब्लॉक का मोशन ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ऊपर की पुली ना ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऐसे। अगर ये पुली है और ये ब्लॉक है, देखना तो मोशन ऐसे होगा, तो जिस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन ये है उस टाइम पे इसका अल्फा है, तो इस पे लिखेंगे टॉर्क इक्वल सेंटर ऑफ मास टू वर्क, पुली के सेंटर वर्क टॉर्क इक्वल, तो T इंटू आर, रेडियस आर है ना, क्या लिखोगे T इंटू आर, इधर घुमाएगा, और T1 का टॉर्क उल्टा आएगा तो माइनस T1 इंटू आर ऐसे लिखोगे, इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा यहां से T की वैल्यू आ गई आई अपान आर इंटू अल्फा प्लस T1, और T1 किसके बराबर है, kx के बराबर, लिख एक और बात, अच्छा नो स्लिपिंग कंडीशन एसएचएम में इस a और इस अल्फा में एक रिलेशन मैंने बताया था रोटेशन मैकेनिक्स में, a बराबर आर अल्फा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आर अल्फा बनेगा टेंजेंशियल, इसका a बराबर आर अल्फा, तो इस अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अल्फा की जगह पे लिख सकता हूँ a अपान आर, तो बनेगा a अपान आर स्क्वायर प्लस के एक्स, उठा के इस t की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, बन गया क्या, माइनस आई a अपान आर स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर एन। अब इस a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a को इधर भेज दो, तो बनेगा माइनस के एक्स
इज इक्वल टू, ये कॉमन बनेगा m प्लस आई अपान आर स्क्वायर। तो यहां से एक वैल्यू आ गई, ये एम आर स्क्वायर बनेगा और आर ये बनेगा माइनस के अपान m प्लस आई अपान आर स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इंटरवल्स। नाउ दिस इज SHM इक्वेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा आएगा के अपान रूट दिस, तो बनेगा m प्लस आई अपान आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। दिस इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 तुमने समझ लिया मैंने क्या किया, और अगर इसके बाद भी नहीं समझा तो वीडियो में देख लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। 24 के बाद 25, 26, 25 के बाद 25, 26, 26, 26 में क्या रहा है कि a rectangular plate of side length A and B is suspended from the ceiling by a two parallel string of length L each. The separation between the string is D. The plate is displaced slightly in the plane, keeping the string tight so that it will simple harmonic motion. Find the time periods. Question number 26. तो 26 में इसका लेंथ L के बराबर है, ठीक है। अब पूछ रहा टाइम पीरियड बताइए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हो, तो पता है अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोगे ना तो इस प्लेट का जो मोशन आ रहा है ना, प्लेट का जो मोशन आ रहा है, प्लेट का मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। मतलब ये है ना, देखना, अगर ये ऊपर की रस्सी नहीं होती, ऊपर की रॉड होता, ये रॉड ऐसे, अगर ये रॉड होता तो इसका मोशन ऐसे होता, ये पहले ऐसे था तो मोशन ऐसे होता, ऐसे देखना, ऐसे होता, ये भी घूम रहा है, पहले वर्टिकल था अब ऐसे हो गया, ऐसे ऑसिलेट करता अगर रॉड होता तो। अब रस्सी है तो मोशन ऐसे होगा, देखना रस्सी, मेरा हाथ रस्सी है ना, ऐसे रस्सी तिरछी होगी, ये रस्सी है ना पे, यहाँ पे रस्सी है, यहाँ पे रस्सी लगी हुई रस्सी, तो मोशन ऐसे होगा, देखना ये रस्सी है, वर्टिकल, अभी सब कुछ वर्टिकल है, तुम्हें वर्टिकल दिख रहा होगा, देखो अब मोशन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन नहीं है, रोटेटरी में एंगल आता, ये प्लेन वर्टिकल है ऐसे, ये ऐसे मोशन कर रहा है ऐसे। ट्रांसलेटरी मोशन की खासियत है कि ट्रांसलेटरी मोशन में तुम क्या कर सकते हो, ट्रांसलेटरी मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होता है, तो जो एक्सेलरेशन इस एंड का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन में पूरे ऑब्जेक्ट को हटा के तुम उसको एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, एक सिंगल पॉइंट मास से रिप्लेस कर सकते हो, ये ट्रांसलेटरी मोशन की खासियत है। तुम अच्छा मीटिंग तुरंत ज्वाइन करना अगर एंड होता है तो इसको हटा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, तो क्यों नहीं इस पूरे को हटाओ, एक सिंगल पॉइंट मास से अटैच कर दो, जो एक्सेलरेशन इसका वही इसका है, तो जो रिप्रेजेंट पूरा का पूरा कर रहा है वही रिप्रेजेंट पॉइंट भी करेगा। मीटिंग एंड होते ही तुरंत ज्वाइन करना। तो फिर इतना डायग्राम मैं क्यों दिखाऊं, इस पूरे को हटाओ और एक पॉइंट मास मान लो यहाँ पे, उसका ही मास m है, लेंथ l है, तो चाहे तुम ये लिखो डायग्राम या ये लिखो, बात एक ही है, क्योंकि जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, सबका वही होगा, जो एक्सेलरेशन इसका वही इसके हर पॉइंट का, जो डिस्प्लेसमेंट इसका वही इसके हर पॉइंट का। तो फिर ये क्यों, हम क्यों नहीं इसका यूज करें, अगर हमने इसका यूज किया तो सिंपल बिल्डर बन गया। Then what is time period? 2 pi root L upon G. आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। 26 में सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ बोलो। हेलो सर, उसमें दो स्ट्रिंग थी ना सर, अगर हम उसको तो पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग को भी एक से रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मैं तुमसे ये कहूं, ठीक है, कि ये मासलेस आधा मास तुम यहां रिप्लेस कर दो, आधा यहां कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों के एक साथ कर लो, नुकसान क्या है इसमें?
मैं ये तुमसे कह रहा हूं कि सपोज करो एक रस्सी है, 1000 रस्सियां हैं, 1000 रस्सियां, इसका मास सेम है, इसका मास सेम है, इसका मास सेम है, और सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। कोई पूछे टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड, तो हमें ये पता है कि जैसा इसका मोशन होना है वैसे ही इसका होना है, वैसे ही इसका होना है। मोशन तो सबका एक ही जैसा होगा। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी आएगी, इसकी वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी सेम रहनी है। अगर मैं तुमसे कहूँ एक ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे तुमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और एक और ब्लॉक है 2 kg का, इस पे भी फोर्स तुमने 10 न्यूटन लगाया है। कोई पूछे इसका एक्सेलरेशन बताइए, इसका क्या करूं? दोनों के एक ही ब्लॉक मान लो, 4 kg का लगा दो, 10 20 न्यूटन का फोर्स। या ऐसे एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक ये है, ये 2 kg का, ये 2 kg का, इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो तुम कहते हो कि सर इसका एक्सेलरेशन तो बराबर आएगा। एक सिंगल ब्लॉक मान लो ना, 4 kg का, लिख दो 10 न्यूटन। इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, क्या इनका एक्सेलरेशन सेम नहीं आएगा? आएगा। इसकी जो वेलोसिटी आएगी, क्या इनकी वेलोसिटी सेम नहीं आएगी? आएगी। इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आएगा? आएगा। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मोशन ऑफ दिस सिस्टम एंड दिस पार्टिकल? सेम। तो चाहे मैं ये दिखाऊं चाहे ये दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इस तरीके से है, तो जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसकी है, जो एक्सेलरेशन इसकी है वही इसकी है। तो क्यों ना पूरा का पूरा मैं इसी पे फोकस हो जाऊं। और एक और बात, मान लो ना हटा, चलो तुम्हारी मर्जी ना हटा, तो कम से कम इसको ऐसे तो दिखा सकते हो ना। ठीक है, इसीलिए इसको तुम ऐसे तो दिखा सकते हो, ऐसे दिखा दो, एक सिंगल रॉड दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? सिंगल रॉड दिखा दो, इसका मास m और ये लेंथ l है, बन गया फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट आई अपान mg LCM, आई अपान mg LCM, आई अपान mg LCM। तो आई इस रॉड का मोमेंट से इसके अबाउट, क्या इस रॉड के हर पॉइंट की दूरी इससे बराबर है? हाँ बराबर है। तो व्हाट इज मोमेंट? mr स्क्वायर m इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई mg LCM। इस रॉड के सेंटर ऑफ मास ए है, इसकी दूरी यहां से l है, रख दो 2 पाई रूट l अपान g इज अगेन आंसर। तो चाहे तुम इसको ऐसे दिखाओ, चाहे तुम एक सिंगल ऐसे दिखाओ, बात तो एक ही है। बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, 28, 29, 30। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा याद करो, ये डायग्राम में ना मैंने दिखाया था मॉड्यूल में कि ऐसा कहीं भी सिस्टम हो, ऐसा कहीं भी सिस्टम हो, तो इसका टाइम पीरियड, ये पार्ट फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन द ब्लॉक एंड फाइंड द टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट म्यू बाई के। अब म्यू मैंने बताया था m कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई के। दिस इज द टाइम पीरियड। बी पार्ट का आंसर। ये पार्ट कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एम्पलीट्यूड कह रहा है ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का पूछ रहा है। एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए सर। जहाँ लिखा वो दिखा नहीं देता। यस सर, दिखा नहीं दीजिए। अरे अपने कॉपी में उठा के देखो, दिखा हुआ कॉपी में। तुम्हें याद है एक बार बता दीजिए। याद आ रहा है ऐसा डायग्राम बनाया था, और यहीं पे करके लिखा था ऐसा भी डायग्राम। इसको M1 दिखाया था, इसको M2 दिखाया था। M1 ऐसे, स्प्रिंग ऐसे, याद करो। और कहा था और लिखा था इसका टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट म्यू बाई के। और म्यू इज व्हाट? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। याद आ रहा है? यस सर। हो गया। अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन फिर रीड कर रहा हूं, ए पार्ट इसका। ए पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक एज सीन फ्रॉम द रोड। ठीक है। और x0 किसको दिया गया?
Initially, the car and block are rest and spring is stressed through the X naught when the system is released. Okay. X naught रिलीज किया गया ना, X naught मतलब इसको क्या किया गया, इसको स्प्रिंग को X naught का इलोंगेशन दिया गया, ऐसे करके छोड़ा गया, इसका ऑसिलेशन ऐसे होगा ऐसे। तो ऐसा भी क्वेश्चन मैंने कॉपी में किया था, यही वाला क्वेश्चन कि इसको अगर X naught, अगर यहाँ पे स्प्रिंग को X naught कंप्रेस करके छोड़ दें तो बताइए ये वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितना दूरी तय करेगा, ये वाला ब्लॉक मैक्सिमम कितना दूरी तय करेगा। अब मास मूवमेंट से आया था, तो अगर मैं इसको x1 बोला था, याद करो, जब ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है x2, क्योंकि खींचे हो ना तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे ऐसे। तो अगर ये वाला एंड इधर x2 इधर है, ये इधर x1 आ रहा है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू याद करो, मैं कहा था 2x0 होता है, 2x0 पहले क्या है, x0 कंप्रेस्ड है तो x0 इलोंगेशन तक जाएगा मैक्सिमम दूरी तक, तो 2x0 चलेगा। दूसरा, अच्छा मीन एम्प्रूव निकालना है ना, तो x0 लिखो मीन पोजीशन तक, भाई टोटल x0 कंप्रेशन था, तो ये x1 तय किया, x2 तय किया, दोनों आगे मीन पे। मीन क्या है, नेचुरल लेंथ, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे नेट फोर्स 0 होगा। दूसरा, मास मोमेंट कंजर्वेशन लगा देंगे, मास मोमेंट इसका m1 x1 माइनस साइन, इसका m2 x2 पॉजिटिव साइन, 0। अभी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर दो, इससे जो x1 की वैल्यू आएगी वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और ये इक्वेशन में हम लिखे थे, याद करो तो। ओके, 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। 31 के बाद के सारे क्वेश्चन तुम लोग दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, कल के क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन के लिए नहीं, पहले इसे डिस्कस बीच में ग्रेविटेशन के वही तो इसी